हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग। आप लोग की बिहार लेक्चर क्लासेस चल रही थी, साथ साथ प्रैक्टिस सेट भी आ रहे थे, तो उसमें आज हम आगे पढ़ेंगे। टैक्सेशन चल रहा था आपका, तो उसमें हम पढ़ेंगे अब एग्रीकल्चर इनकम क्या होती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इससे रिलेटेड आपके एक दो क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। कभी कभी मैचिंग करने को दे देता है, कुछ इंपॉर्टेंट कौन कौन सी जो सेक्शंस होती हैं जो इससे रिलेटेड होती हैं, और कभी कभी कौन सी एग्रीकल्चर इनकम है, कितनी है, इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन बनते हैं। तो आज के वीडियो में ऐसे ही आपके पहले समझेंगे कि एग्रीकल्चर इनकम क्या होती है, तो इससे रिलेटेड एमसीक्यूज को सॉल्व करेंगे। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले कि एग्रीकल्चर इनकम कृषि आय होती क्या है, उसको समझ लेते हैं। तो यहाँ पर एक चीज का और ध्यान में रखिएगा, सेक्शन का भी ध्यान दीजिएगा कि इसकी डिफिनेशन किस सेक्शन में बताई गई है। विकल्प ये पूछता है कि आयकर अधिनियम की किस धारा के अंतर्गत कृषि आय को एग्रीकल्चर इनकम को बताया जाता है या डिफाइन किया जाता है। तो यहाँ पर इन इंडिया एग्रीकल्चर इनकम रिफर्स टू रेवेन्यू ड्राइव्ड और इनकम अर्न फ्रॉम सोर्सेज दैट इंक्लूड फ्रॉम लैंड बिल्डिंग और एन एसोसिएटेड विद एन एग्रीकल्चर लैंड एंड कॉमर्शियल प्रोड्यूस फ्रॉम ए हॉर्टिकल्चर लैंड एज डिफाइंड अंडर सेक्शन 2 सबसेक्शन 1A ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट 1961। तो किसमें ये बताया गया है, आयकर अधिनियम 1961 जो है उसमें बताया गया है। कौन से सेक्शन के अंतर्गत डिफाइन किया गया है, सेक्शन 2 सेक्शन 1A उसके अंतर्गत डिफाइन किया गया, तो ध्यान रखिएगा। तो क्या होती है कि भारत में जो कृषि इनकम है, एग्रीकल्चर इनकम होती है, उन स्रोतों की, उन सोर्सेस की इनकम को माना जाता है जो कि जिनसे जो राजस्व यानी कि आय अर्जित हो रही है या प्राप्त हो रही है। इसमें कौन कौन सी चीजें आ जाती हैं, एग्रीकल्चर लैंड यानी कि कृषि भूमि आ जाती है, फार्म लैंड आ जाती है, बिल्डिंग आ जाएगी, कृषि भूमि जो है या उससे जुड़ी कोई उससे इमारत बनी हुई होगी, या वहां पर किसी तरह की कोई बागवानी भूमि होगी। वाणिज्यिक उपज भी इसके अंतर्गत शामिल होती है, जो कॉमर्शियल इस पर काम किया जाता है। इसमें जो आपकी कुछ इनकम इस तरह की होती है जिसमें से कुछ पार्ट एग्रीकल्चर में जाता है और कुछ बिजनेस इनकम में चला जाता है। उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी बनता है, जैसे चाय से रिलेटेड आ जाता है, कॉफी के से रिलेटेड आ जाता है। उसको भी देख लेंगे कि कितने परसेंट एग्रीकल्चर होती है और कितने परसेंट बिजनेस इनकम हो जाती है। बहुत सिंपल सा है, इजी सा है, लेकिन क्वेश्चन इससे जरूर बनता है। तो सारी इनकम क्या हो जाती है, उसे हम कृषि आय कहते हैं, एग्रीकल्चर इनकम कहते हैं। और थोड़ा सा डिफाइन किया है यहाँ पर कि इस धारा में कौन कौन सी ऐसी इनकम है जिसको एग्रीकल्चर इनकम माना जाएगा, क्योंकि बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो कृषि से ही रिलेटेड है लेकिन उसको एग्रीकल्चर इनकम नहीं माना जाता है। तो यहाँ पर पॉइंट देख लेते हैं। सबसे पहला पॉइंट इसमें जो कह रहा है, एनी रेंट और रेवेन्यू ड्राइव्ड फ्रॉम लैंड सिचुएटेड इन इंडिया एंड इज यूज्ड फॉर एग्रीकल्चर पर्पस। भारत में स्थित कोई भी भूमि से प्राप्त कोई किराया या फिर राजस्व आय और कृषि उद्देश्यों के लिए उपयोग किया जाता है, तो उसे हम एग्रीकल्चर इनकम मानते हैं या इस धारा के अंतर्गत आता है। फिर आ जाएगा, यहाँ पर सिर्फ बात एग्रीकल्चर लैंड की ही की जा रही है, कृषि भूमि की ही की जा रही है। सेकेंड है, एनी इनकम ड्राइव्ड बाय एग्रीकल्चर ऑपरेशंस कंडक्टेड ऑन सच लैंड इंक्लूडिंग प्रोसेसिंग ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस सो एज टू मेक इट फिट फॉर द मार्केट एंड सेल ऑफ सच प्रोड्यूस। यानी कि ऐसी भूमि जो कि कृषि कार्य में लगी हुई है, यानी एग्रीकल्चर का इस्तेमाल किया जा रहा है, उससे किसी तरह की आय हो रही है या फिर जो कृषि उपज से आय हो रही है, तो वहां पर उस उपज को जब हम मार्केट में ले जाकर के सेल करते हैं तो उससे जो इनकम होती है या फिर सेल के योग्य बनती है, वो बिक्री योग्य बनती है वो, तो उससे जो इनकम होती है वो सब एग्रीकल्चर इनकम में ही आएगी। थर्ड आ जाएगा, एनी इनकम अकाउंटेबल टू ए फार्म हाउस सब्जेक्ट टू सेटिस्फैक्शन ऑफ सर्टेन कंडीशन स्पेसिफाइड इन द रिगार्डिंग सेक्शन 2 सबसेक्शन 1A। ऐसी कोई भी इनकम जो कि कुछ जो धारा आपकी दे रखी है उसकी शर्तों के अंतर्गत निर्दिष्ट की गई है, जिसमें कि आपका जो फार्म हाउस होते हैं, आपको सुना होगा फार्म हाउस के बारे में, वहाँ पर खेती भी की जाती है, लोग बागवानी भी करते हैं, घूमने फिरने सब पर्पज से लोगों के पास होते हैं फार्म हाउस, तो उससे भी कुछ इनकम जो होती है, तो कुछ कंडीशन जो इसके सेक्शन के अंतर्गत बताई गई हैं उसके अंदर वो भी एग्रीकल्चर इनकम मानी जाती है। फोर्थ पॉइंट है, एनी इनकम ड्राइव्ड फ्रॉम सीडिंग और सैपलिंग ग्राउंड इन अ नर्सरी शैल बी रिगार्डेड एज एग्रीकल्चर इनकम। नर्सरी में उगाए गए पौधों या पौधों से प्राप्त किसी भी आय को कृषि आय माना जाता है। यानी कि जो नर्सरी होती है, आपने देखा ही होगा, जहाँ पर बहुत से अलग अलग तरह के प्लांट्स होते हैं, आप लोग उसे परचेज करते हैं और अपने घरों में लगाते हैं, तो वहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट टाइप के होते हैं, तो उसका भी पूरी एक ही समझिए खेती होती है एक तरह से, तो वो जो उससे इनकम होती है उसे भी एग्रीकल्चर इनकम में शामिल किया जाता है। तो ये चार तरह की जो इनकम होगी वो इस सेक्शन के अंडर में एग्रीकल्चर इनकम मानी जाती है।
अब आ जाता है कि कुछ डायरेक्ट हम देख लेते हैं ऐसे एग्जाम्पल जो कि कृषि आय माने जाते हैं। अगर क्वेश्चन में पूछेगा आपसे और ये एग्जाम्पल्स दे रखे होंगे और कोई एक पॉइंट ऐसा होगा जो कि एग्रीकल्चर इनकम नहीं होगा, तो आपसे पूछता है कि कौन सी है या कौन सी नहीं है, तो आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। तो पहला पॉइंट इसमें है इनकम फ्रॉम सेल ऑफ सीड्स। जो बीज होते हैं खेती के लिए, आपको पता ही होगा कि एग्रीकल्चर जो भी हम काम कर रहे होते हैं, कृषि हम कर रहे होते हैं, उसके लिए बीजों की जरूरत होती है। जो बीज होते हैं उनको सेल करने से जो इनकम होती है तो वो भी एग्रीकल्चर इनकम है। इनकम फ्रॉम ग्रोइंग फ्लावर्स एंड क्रीपर्स। जो फूल और लताएं होती हैं उनके उगने से जो आय होती है वो भी क्या होगी, एग्रीकल्चर इनकम मानी जाती है। जैसे सनफ्लावर होता है तो सनफ्लावर से तेल बनता है। इसी तरह और भी बहुत सी चीजें होती हैं, फ्लावर्स होते हैं उनसे खाने के लिए डायरेक्ट वेजिटेबल में भी यूज किए जाते हैं। थर्ड पॉइंट हो जाएगा इनकम ड्राइव फ्रॉम सेल ऑफ रिप्लांटेड ट्रीज। पुनः लगाए गए पेड़ों की बिक्री से प्राप्त आय, यानी कि जिनको पेड़ जो होते हैं जो बड़े हो गए उसके बाद उनकी शाखाओं को बहुत से अलग अलग कहाँ से होती है, कुछ बीजों से बन होते हैं, कुछ पेड़ ऐसे होते हैं जिनकी शाखाओं को लगाया जाता है, या कुछ फल के अंदर जो बीज होता है, तो अलग अलग तरह से जो प्लांटिंग होती है वो की जाती है। तो उसको भी सेल करने से जो आय होगी वो भी इसमें आएगी एग्रीकल्चर इनकम में। फिर है रेंट रिसीव्ड फ्रॉम सेल ऑफ रेंट रिसीव्ड फॉर एग्रीकल्चर लैंड। जो कृषि भूमि उससे प्राप्त आएगी वाला बहुत पूछा जाता है कि अगर रेंट रिसीव हुआ है एग्रीकल्चर लैंड से तो किस में जाएगा, तो बच्चे थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन इसको भी एग्रीकल्चर इनकम ही माना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है फिफ्थ वाला, प्रॉफिट रिसीव फ्रॉम अ पार्टनर फ्रॉम ए फर्म दैट डील्स विद एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस और एक्टिविटीज। कृषि उपज या गतिविधियों से संबंधित फर्म से भागीदारी से प्राप्त लाभ, यानी कि कोई ऐसी फर्म है जो कि एग्रीकल्चर काम से रिलेटेड है या जुड़ी हुई है या उसमें उसकी पार्टनरशिप है, तो उससे जिसको जो इनकम हो रही है, लाभ प्रॉफिट हो रहा है, वो एग्रीकल्चर इनकम में आता है। 6 पॉइंट है इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन कैपिटल बाय अ पार्टनर इंगेज्ड इन एग्रीकल्चर ऑपरेशंस फ्रॉम ए फर्म। किसी फर्म से कृषि कार्यों में लगे साझेदार द्वारा पूंजी पर प्राप्त ब्याज, यानी कि कोई फर्म है जो कि कृषि काम में लगी है, यानी कृषि के कार्यों में लगी है, और उसमें जो साझेदार द्वारा कोई साझेदार है, पार्टनर है, उसने अपनी कैपिटल लगाई हुई है, उससे जो उसको इंटरेस्ट से मिल रहा है तो वो भी एग्रीकल्चर इनकम माना जाता है। तो ये सब इम्पोर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि एग्रीकल्चर इनकम जो होती है इंडिया में क्या है, इंडिया में वो टैक्स फ्री मानी जाती है, तो उसको भी दो तरह से देखा जाता है, आगे भी हम उसको भी समझेंगे। तो अभी तक आपकी समझ में आ गया होगा ऐसी कौन सी इनकम है जो एग्रीकल्चर इनकम मानी जाती है। अब इम्पोर्टेंट ये भी है देखना कि कौन सी इनकम ऐसी है जिसको एग्रीकल्चर इनकम नहीं मानते हैं, यानी कि एग्जांपल्स ऑफ नॉन एग्रीकल्चर इनकम, गैर कृषि आय के उदाहरण, कि हम इसको एग्रीकल्चर इनकम नहीं मानेंगे। लगती तो है कि हाँ एग्रीकल्चर से डायरेक्ट रिलेटेड है, इनडायरेक्टली होगी, डायरेक्ट तो होगी नहीं, डायरेक्ट होती तो वो आपकी आ जाती है एग्रीकल्चर इनकम में। तो कौन कौन सी हो जाएगी, इनकम फ्रॉम बी हाइविंग, यानी कि मधुमक्खी पालन से जो आय होती है वो एग्रीकल्चर इनकम नहीं होती। सेकेंड है इनकम फ्रॉम पोल्ट्री फार्मिंग, मुर्गी पालन से आय जो होती है वो भी एग्रीकल्चर इनकम नहीं है। इनकम फ्रॉम बटर एंड चीज मेकिंग, मक्खन और पनीर बनाने से आय। इनकम फ्रॉम द सेल ऑफ स्पॉन्टेनियसली ग्रोन ट्रीज, जो स्वतः उग जाते हैं, आपने देखा होगा बहुत सी ऐसी फसलें होती हैं इनके बीच में जो होते हैं अपने आप ही छोटे छोटे पौधे उग जाते हैं, तो उनको भी अगर बेचा जा रहा है या जो यूज किया जाता है खाने के तौर पर, यानी कि खाने से मतलब जो गाय भैंसें होती हैं उनके चारे के लिए जो यूज किया जा रहा होता है, तो उसको भी सेल किया जाता है, उससे भी लेकिन जो इनकम होती है उसको एग्रीकल्चर इनकम नहीं माना जाता। फिर है भूमि से समुद्र का पानी भर जाने के बाद उत्पादित नमक से आय, यानी कि अगर किसी ऐसी जगह पर लैंड है, जमीन है, जहाँ पर क्या हो रहा है कि समुद्र का पानी आता है, क्योंकि आपको पता होगा नमक बनने की जो प्रक्रिया होती है, जो प्रोसेस होती है सॉल्ट बनने की, तो वहाँ पर पानी भर जाता है, तो पानी क्या होता है, वाष्प बनकर उड़ जाता है, और जो नीचे हो जाता है वो नमक होता है, सॉल्ट होता है। तो इस तरह से भी अगर सॉल्ट बन रहा है, उसको सेल किया जा रहा है, तो उसको एग्रीकल्चर इनकम नहीं माना जाता। नेक्स्ट आ जाएगा परचेज ऑफ स्टैंडिंग क्रॉप, यानी कि खड़ी फसल की खरीद। कहीं पर जो है मतलब कोई कृषक है, कोई मतलब एग्रीकल्चर काम कर रहा है और उसने फसल उगाई है, और उस उगी हुई फसल को ऐसे ही बिना काटे ऐसे ही अगर सेल कर देता है, बेच देता है, उससे भी जो इनकम होती है उसको भी एग्रीकल्चर इनकम नहीं माना जाता। ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं इस वाले पॉइंट में, इसको ध्यान में रखिएगा। तो नेक्स्ट वाला है रॉयल्टी फ्रॉम माइंस, यानी जो खदानें होती हैं
कोयले की खदान होती है, जैसे कि कोल माइन होती हैं, तो उनसे जो इनकम हो रही होती है उसको भी हम एग्रीकल्चर इनकम नहीं मानते। रिसिप्ट फ्रॉम टीवी सीरियल शूटिंग इन फार्म हाउस, अगर कोई किसी का फार्म हाउस है तो जैसे फार्म हाउस को भी आपने पढ़ा था पॉइंट में कि उससे एग्रीकल्चर इनकम हो सकती है, लेकिन वहां पर अगर शूटिंग के लिए दिया जा रहा है तो उस शूटिंग से जो इनकम होगी वो एग्रीकल्चर इनकम नहीं है। फिर आ जाएगा एनी डिविडेंड पेड बाय एन ऑर्गेनाइजेशन फ्रॉम इट्स एग्रीकल्चर इनकम, किसी संगठन द्वारा अपनी कृषि आय से भुगतान किया गया कोई लाभांश। अगर कोई अपनी जो एग्रीकल्चर इनकम है उससे डिविडेंड पे कर रहा है तो उसको भी एग्रीकल्चर इनकम में इंक्लूड नहीं किया जाएगा। तो ये वो डायरेक्ट पॉइंट्स हैं जहाँ से क्वेश्चन आपका बन सकता है और बहुत चांसेस हैं कि आएगा। तो इनको अच्छे से लर्न कर लीजिएगा कि कौन सा एग्रीकल्चर इनकम है और कौन सी नहीं है। चलिए नेक्स्ट है, इसमें जो एग्रीकल्चर इनकम है, एक आपकी कैपिटल गेन यानी कि पूंजी लाभ जो है उससे के हेड में ये एक आपकी धारा एक सेक्शन आती है जो कि इससे रिलेटेड है, तो उसको देख लेते हैं। What is section 54B of the Income Tax Act 1961? जो सेक्शन 54B है वो किससे रिलेटेड है? वो आपकी एग्रीकल्चर इनकम से ही रिलेटेड है। क्या कह रही है ये देखते हैं। सेक्शन 54B is the agriculture tax exemption available for the individual and HUF। की जो धारा 54B है व्यक्तिगत और HUF जो होती है के लिए कृषि पर छूट से संबंधित है, यानी जो कृषि भूमि होती है एग्रीकल्चर लैंड है उस पर कुछ छूट मिलती है, कुछ डिडक्शन मिलती है, उससे रिलेटेड है। क्या है आइए देखते हैं। If an individual or HUF is selling urban agriculture land and purchasing urban or rural agriculture within 2 years of the date of transfer, कि कोई व्यक्ति है या फिर कोई हिंदू आबादित परिवार है, अगर अपने जो उसकी शहरी क्षेत्र में यानी कि अर्बन एरिया में उसकी अगर एग्रीकल्चर भूमि है उसको वो सेल करके किसी अर्बन क्षेत्र में ही या फिर रूरल क्षेत्र में कोई दूसरी एग्रीकल्चर लैंड को परचेस करता है, तो खरीदता है अगर, तो उसे जितने की उसने खरीदी होगी वहां तक छूट दी जाती है, उस सीमा तक या उस लिमिट तक उसको एग्जम्पशन मिल जाता है, छूट मिल जाती है। लेकिन एक शर्त कंडीशन ये है कि 2 साल के अंदर उसे वो जो दूसरी भूमि हो कृषि भूमि है, यानी कि एग्रीकल्चर लैंड ही होना चाहिए, जो कृषि भूमि खरीदेगा 2 साल के अंदर तो उसे उसने उतनी राशि तक की उतने अमाउंट तक की रिडक्शन या छूट मिल जाती है। यही हो जाती है आपकी सेक्शन 54B। Exemption would be available for the lower of capital gain and amount invested in acquiring new agriculture land। इसको कैपिटल गेन के अंदर में देखा जाएगा, उस हेड के अंदर में आएगी ये चीज, और साथ ही जितने तक की खरीदा होगा उतने की छूट मिल जाएगी। यानी कि क्या है 54B है कि शहरी क्षेत्र में अर्बन एरिया में कोई एग्रीकल्चर लैंड है जिसको कि क्या कर रहा है कोई व्यक्ति या हिंदू आबादित परिवार HUF जो है वो सेल कर रहा है, और जो भी अमाउंट आ रहा है उस अमाउंट से 2 साल के अंदर ही वो कोई दूसरी भूमि कृषि भूमि ही एग्रीकल्चर लैंड ही या तो अर्बन एरिया में या तो रूरल एरिया में परचेज कर लेता है। तो जितने की वो परचेज करेगा, अगर पूरे अमाउंट की कर लेगा तो पूरा अमाउंट की छूट मिलेगी, अगर कम की कर रहा है आधे की कर रहा है तो आधे अमाउंट तक की उसे छूट मिल जाती है, और जो बचेगा अमाउंट वो क्या हो जाएगा, उस पर कैपिटल गेन मान करके जो टैक्स होगा वो उसे पे करना पड़ेगा। बाकी समझ में आ गया होगा इसके बारे में कि क्या होती है एग्रीकल्चर इनकम, किस कहाँ की होती है, किस सेक्शन में आती है, और उससे रिलेटेड क्या कैपिटल गेन में जो इसकी सेक्शन है। आइए चलते हैं कुछ एमसीक्यूज की तरफ और थोड़ा सा इसको हम एमसीक्यूज से भी अच्छे से समझते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं इसमें, निम्नलिखित में से कौन सी आय कृषि आय है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्रीकल्चरल इनकम? इनकम फ्रॉम इंटरेस्ट ऑन ए सिंपल मोर्टगेज ऑफ लैंड यूज्ड फॉर एग्रीकल्चर पर्पस, इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चर लैंड सिचुएटेड इन पाकिस्तान, amount of compensation received from insurance company on account of the loss of crop due to flood, price from the government on account of higher yield। तो क्वेश्चन आपको कह रहा है कि इसमें से कौन सी एग्रीकल्चर इनकम है। तो पहला पॉइंट क्या था कि कृषि कार्य के लिए प्रयोग की जाने वाली भूमि के सामान्य गिरवी रखने से जो ब्याज की आय है, या फिर पाकिस्तान में स्थित कृषि भूमि से आए, बाढ़ के कारण फसल नष्ट होने पर बीमा कंपनी से जो क्षतिपूर्ति मिलेगी, उच्च उत्पादकता के कारण सरकार से प्राप्त पुरस्कार। तो कौन सी इनकम जो है वो इसमें आपकी एग्रीकल्चर इनकम मानी जाती है? तो यहाँ पर जो सी पॉइंट दे रखा है कि बाढ़ आ जाने से, फ्लड हो जाने की वजह से जो भी फसल जो होगी क्रॉप जो होगी नष्ट हो गई है, तो उसमें इंश्योरेंस अगर करा रखा है तो इंश्योरेंस से जो भी क्षतिपूर्ति है उसे एग्रीकल्चर इनकम ही माना जाएगा। बाकी ये तीनों इनकम जो है वो एग्रीकल्चर इनकम नहीं है। तो एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृषि भूमि से प्राप्त किराए की आय है।
इनकम फ्रॉम द रेंट ऑफ एग्रीकल्चरल लैंड इज एग्रीकल्चर इनकम, कैजुअल इनकम, बिजनेस इनकम, प्रोफेशनल इनकम। तो मैंने आपको बताया था कि बच्चे कंफ्यूज होते हैं अक्सर यहाँ पर कि एग्रीकल्चर इनकम है या नहीं है, तो किस तरह की इनकम हो जाएगी, ये एग्रीकल्चर इनकम मानी जाती है, कृषि आय है। एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृषि फॉर्म के मैनेजर को मिलने वाला वेतन है। सैलरी रिसीव्ड बाय एन एग्रीकल्चर फॉर्म्स मैनेजर, प्रोफेशनल इनकम, सैलरी इनकम, एग्रीकल्चर इनकम, कैपिटल इनकम। ये क्वेश्चन भी बहुत पूछा जाता है एग्जाम में, अक्सर बच्चे इसमें भी कंफ्यूज होते हैं कि किस तरह की इनकम है। तो एक चीज का ध्यान दीजिएगा कि जो कृषि फॉर्म का मैनेजर है उसे इनकम दी जा हो रही है, उसकी आय है, तो वो तो एज ए एम्प्लॉय काम कर रहा है ना, तो उसको जो इनकम होगी उसे हम कृषि आय नहीं मानते, उसे हम सैलरी इनकम मानते हैं, वेतन से आय मानते हैं। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हमारा होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी कृषि आय है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्रीकल्चर इनकम? रेंट रिसीव्ड फ्रॉम एग्रीकल्चर लैंड, इनकम फ्रॉम ए डेयरी फार्म, इनकम फ्रॉम पोल्ट्री फार्मिंग, या फिर डिविडेंड फ्रॉम ए कंपनी इंगेज इन एग्रीकल्चर। यहाँ पर क्वेश्चन में पूछ रहा है कि कौन सी इनकम एग्रीकल्चर इनकम है। बहुत ही सिंपल सा है, आपको पता ही है कौन सी आ जाएगी, डेयरी फार्म से नहीं होती, मुर्गी पालन से नहीं है, या फिर कंपनी को लाभांश भी नहीं है। सेम ऊपर जैसे ही क्वेश्चन है, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पर एग्जाम्पल्स जो है उन्होंने अलग अलग इंक्लूड कर दिए क्वेश्चन को कंफ्यूज करने के लिए सिर्फ आपको। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महिला करदाता के लिए 20,000 की कृषि आय को कुलाय में शामिल तभी किया जाएगा जबकि उसकी गत वर्ष में कर योग या निम्नलिखित में से अधिक होगी। In case of a woman assessing her agriculture income of 20,000 shall be included in her total income when it is more than the following limit: 1,35,000, 1,10,000, 2,50,000, 2,25,000। तो यहाँ पे एक चीज का ध्यान रखिएगा, जितनी भी क्योंकि चेंज होती रहती है इनकम टैक्स में, हर साल जो टैक्सेशन की लिमिट्स होती हैं वो चेंज होती रहती हैं। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन में कह रहा है, तो इसकी जो टैक्सेशन की जो भी दे रखा हो आपके जिस भी ईयर में होगा, तो उससे अधिक होती है तभी उसको जोड़ा जाता है, अदरवाइज उसको शामिल नहीं किया जाता। तो यहाँ पर कितनी अधिक होनी चाहिए, तो यहाँ पर अभी हो जाएगा 2,50,000, 2,50,000। एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्योंकि अभी जो है वो दो टैक्स स्लैब्स चल रही हैं आप लोग की, दो तरह से चल रहा है, एक पुराने तरीके से चल रहा है, एक नए तरीके से चल रहा है। तो ये क्वेश्चन जो है वो पुराने पैटर्न के हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में चाय के उत्पादन एवं निर्माण से आय का प्रतिशत भाग कृषि आय होता है। परसेंटेज ऑफ इनकम फ्रॉम ग्रोइंग एंड मैन्युफैक्चरिंग टी इन इंडिया इज कंसिडर्ड एज एग्रीकल्चर इनकम 50%, 60%, 65%, 70%। यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है कि इंडिया में जो चाय का, जैसे कि मैंने आपको एग्जाम्पल में बताया था कि कुछ ऐसी इनकम्स होती हैं जो कि अंशतः होती हैं, तो पार्टली जो होती हैं वो एग्रीकल्चर इनकम होती है, पार्टली बिजनेस इनकम मानी जाती है। तो यहाँ पर जो चाय का उत्पादन है उसमें कितने परसेंट का रेशियो हो जाता है, तो वो हो जाता है 60%, क्योंकि यहाँ पर पूछ रहा है कृषि आय का भाग होगा। तो एग्रीकल्चर इनकम कितनी हो जाती है इसमें, वो हो जाएगी 60% की, और 40% क्या हो जाएगी, बिजनेस इनकम हो जाएगी। तो क्वेश्चन जिस तरह से पूछे वैसे ही आपको आंसर देना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर की गणना करने के लिए कृषि आय को कुल आय में शामिल किया जाता है यदि For the computation of tax, agriculture income is included in total income if agriculture income exceeds 5,000, exceeds हो जाएगा 10,000, 50,000, या फिर agriculture income exceeds 5,000 and total income exceeds the exemption limit। यहाँ पर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि टैक्सेशन की जब हम कर रहे होते हैं, टोटल इनकम निकल आती है, तो वहाँ पर हमें टैक्स निकालना होता है। तो वहाँ पर टैक्स निकालने में हम एग्रीकल्चर इनकम को ऐड करेंगे कि नहीं करेंगे, तो उसकी आपसे कंडीशन से समझिए, एग्जाम से पूछी हुई है। तो किस कंडीशन पे ऐड किया जाता है, जब जो एग्रीकल्चर इनकम होगी 5,000 से अधिक होगी और जो कुल टोटल इनकम होगी वो कर मुक्त सीमा जो भी टोटल लिमिट है इनकम की उससे ऊपर होगी, एक्सीड होगी, तभी, जैसे कि प्रीवियस क्वेश्चन में आपने देखा था। तो एक आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर की गणना करने के लिए कृषि आय को कुल आय में शामिल किया जाता है। फॉर द कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स, एग्रीकल्चर इनकम इज इंक्लूडेड इन द टोटल इनकम ऑफ इंडिविजुअल, फर्म, कंपनी, लोकल अथॉरिटी। तो यहाँ पर कह रहा है कि किसकी कर की गणना जब हम कर रहे होते हैं तो किसकी इनकम में जो है जो एग्रीकल्चर इनकम होती है उसको ऐड किया जाता है। तो आपको पता है किसकी इनकम में, इंडिविजुअल की किया जाता है, और इंडिविजुअल या फिर HUF परिवार होता है, उन्हीं दोनों में शामिल किया जाएगा, बाकी किसी में शामिल नहीं किया जाता। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कॉफी उगाकर एवं उसको संसाधित करके बेचने से आय का प्रतिशत भाग कृषि आय होता है। परसेंटेज ऑफ इनकम फ्रॉम द सेल ऑफ कॉफी ग्रोन एंड cured in India is considered as agricultural income 50%, 60%, 70%, 75%। तो हमने चाय के बारे में देखा था कि 60-40 का रहता है, 60% एग्रीकल्चर होगी, 40% बिजनेस इनकम होती है। अब बात कॉफी की कर रहा है, तो एक चार्ट मैं आप लोगों को दिखाती हूँ जिसमें कि आप लोग को जो कॉफी है, चाय है, या फिर कॉफी को दो तरह से देखा जाता है और साथ में रबड़ है। इन चार से रिलेटेड ही जो आती है इनकम वो पार्टली जो हो जाएगी एग्रीकल्चर होती है, पार्टली बिजनेस इनकम होती है। तो एक बार उस चार्ट को देख लीजिए, जैसे कि आप देख रहे होंगे फिगर में, यहाँ पर जो चाय है उसको उत्पादन एवं निर्माण करने पर 60% क्या है एग्रीकल्चर इनकम हो जाएगी और 40% बिजनेस इनकम। फिर आ जाता है कॉफी का उत्पादन एवं संसाधन जब होता है, सिर्फ यहाँ पर ग्रोन और क्योर्ड की बात की जा रही है, तो 75% एग्रीकल्चर है, 25% बिजनेस इनकम है। और साथ ही कॉफी का उत्पादन संसाधन, उसके बाद उसको रोस्ट करके ग्राउंडेड करके भूनना और पीसने के बाद जब उसको सेल किया जाता है, तो वहाँ पर 60% एग्रीकल्चर है और 40% बिजनेस इनकम मानी जाती है। और रबड़ की अगर हम बात करेंगे तो 65% एग्रीकल्चर है और 35% बिजनेस इनकम है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे आपको क्वेश्चन एक पूछा जा सकता है, तो इसको भी अच्छे से लर्न कर लीजिएगा। आइए चलते हैं क्वेश्चन पे कि क्वेश्चन आपका जो पूछ रहा था कि कॉफी को उगाकर इसको संसाधित, यहाँ पर सिर्फ जो है कॉफी को क्या किया जाए ग्रोन और क्योर किया जा रहा है, उसको आगे जो बात की जा रही थी कि जो है रोस्ट या फिर ग्राइंड नहीं किया जा रहा है, तो सिर्फ ग्रोन और क्योर करने की इनकम की अगर बात की जा रही है तो क्या हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर कृषि इनकम पूछी है, उसकी एग्रीकल्चर इनकम पूछी है, तो वो हो जाती है 75%। बाकी 25 क्या हो जाएगा, वो हो जाएगी बिजनेस इनकम। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में काफी उगाकर संसाधित करके भूनकर और पीस कर बेचने पर जो इनकम होती है, तो यहाँ पर व्यवसायिक आय पूछा है। तो क्वेश्चन में भी ध्यान रखिए किस तरह की इनकम को पूछा जा रहा है, नहीं तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर जो रेशियो रहता है वो कितने का रहता है, वो 60-40 का रहता है। तो यहाँ पर बिजनेस इनकम पूछी है, तो कितनी हो जाएगी, बिजनेस इनकम जो होगी वो हो जाएगी 40%, बाकी 60% क्या हो जाएगी, एग्रीकल्चर इनकम हो जाएगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत से संबंधित परंतु कृषि आय नहीं है। इनकम फ्रॉम लैंड बट नॉट एग्रीकल्चर इनकम फ्रॉम सेल्फ ग्रोन ग्रास, इनकम फ्रॉम फिशरीज, इनकम फ्रॉम माइनिंग, रॉयल्टीज, या फिर ऑल ऑफ दीज। तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, भूमि से रिलेटेड है लेकिन उसको एग्रीकल्चर इनकम नहीं माना जाता। तो स्वयं उगाई घास है, मछली क्षेत्रों की आय है, फार्म की रॉयल्टीज है, या फिर इनमें से सभी। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन कह रहा है कौन सी एग्रीकल्चर इनकम नहीं है लैंड से रिलेटेड ही, तो आपको पता ही है, मैंने बताया था आपको जो पॉइंट्स दे रखे थे कौन सी एग्रीकल्चर इनकम नहीं है। तो ये तीनों ही पॉइंट वहाँ पर थे कि ना तो स्वयं उगाई घास से, या फिर मछली क्षेत्र की आय से, या फिर फार्म की रॉयल्टी से, तो तीनों ही इनकम को एग्रीकल्चर इनकम नहीं माना जाता। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में रबड़ उगाकर एवं इससे लैटेक्स बनाकर बेचने से आय का प्रतिशत भाग कृषि आय होता है। परसेंटेज ऑफ इनकम फ्रॉम द सेल ऑफ रबड़ इज ग्रोन एंड मैन्युफैक्चर्ड लैटेक्स इन इंडिया इज कंसिडर्ड एज एग्रीकल्चर इनकम 45%, 50%, 55 या फिर 65%। यहाँ पर क्या पूछा है, एग्रीकल्चर इनकम पूछी है। तो इसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट करिएगा। चार्ट में मैंने आप लोग को बता ही दिया था इसके बारे में भी कि इसमें कितने % इनकम जो होगी वो एग्रीकल्चर इनकम मानी जाएगी। तो आई होप आपको अच्छे समझ में आ गया होगा एग्रीकल्चर इनकम के बारे में कि क्या होती है, किस तरह से इसको अलग अलग कौन सी आय को माना जाता है, कौन सी आय को नहीं माना जाता, कितने % में माना जाता है। तो आज की वीडियो में इतना ही। आई वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और फ्रेंड्स तक वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।